हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में कवर कराती हूँ पीटी, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड पेपर टू में कवर कराती हूँ होम साइंस। जो अपना पीटी का सेशन होता है वो होता है सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे, एंड जो आपका होम साइंस का सेशन होता है वो होता है आपका मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अब रिजल्ट भी ऑलरेडी आपका अनाउंस हो चुका है, सो अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है कि ये हमें दोबारा से अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है या फिर हम अपनी क्या चीज प्रोसीड आउट करते हुए चले। सो आपके लिए आ चुका है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपका बैच, जहाँ पे आपको हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप बिगनर हैं, चाहे आप रिपीटर हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक एक अप्रोप्रिएट प्लेस रहने वाली है, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ करते हुए सारी चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं। तो प्रीमियम म्यूजिशियन पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं और अपना दिसंबर में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर से जुड़े जाइए, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल आपको कैसे बनाना है, पीएचडी को प्रति डायरेक्शन आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ पेपर टू का बैच लेते हैं तो पेपर वन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। उसके लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज, 10 ईयर के पीवाईक्यू डिटेलमेंट के सॉल्यूशंस के साथ, प्लस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड जो क्रूशियल चीज होती है वो होती है आपकी गाइडेंस। कि सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है कि आप रिसर्च प्रपोजल आगे आप कैसे बनाते हुए चलेंगे। आप उसके प्रति आपको पूरा का पूरा गाइडेंस और आपको काउंसलिंग सेशंस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप कोड यूज कर सकते हैं DEC20, जहाँ पे आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे आपको एक नंबर भी शो हो रहा होगा, वहां पे भी आप कॉल करके अपनी क्वेरी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सो टीम आपको जरूर से कनेक्ट कर लेगी। सो आप यूज कर सकते हैं कोड 20, एंड 20% का आप डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे जेआरएफ अड्डा आपको ऑफर करता है और जेआरएफ की आपको तैयारी कराता है, जहाँ पे मैं आपको होम साइंस कवर कराती हूँ। जो आज का जो हमारा चर्चा का टॉपिक रहने वाला है, क्या हमें फिर से स्टार्ट से शुरू से हम फिर से तैयारी करते हुए चले, या फिर हम देखो ऑलरेडी अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा हताश होंगे, निराश होंगे। बट दिस इज द टाइम कि ये आपका हताश या निराश होने वाला टाइम नहीं है, ये आपको काम करने वाला टाइम है। अब आप खुद से सोचो, अब आपका जुलाई एंड हो चुका है, ठीक है। अब जुलाई एंड हो जाएगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल आपका दिसंबर में आपका एग्जाम एक्चुअली में हो ही जाता है। तो आपके पास हार्डली आपके पास 4 से 5 महीने हैं, ठीक है। अब इन 4 से 5 महीनों के अंदर आपको ये सोचना है कि मैं अपने लिए मेरी क्या कमी रही है। फर्स्टली अब जिसने भी अपना पेपर दिया है, खासकर जो बच्चे जो कि अभी अपना अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर उनका कैटेगरी 2 क्वालिफाई हुआ है, या फिर कैटेगरी आपका 3 क्वालिफाई हुआ है, आपको जेआरएफ अभी आपका कुछ नंबर उसमें चूक गया है। तो अभी इस चर्चा पे हम इस टॉपिक पे, इस विषय पे हम बात करते हुए चलते हैं कि स्टार्टिंग से तैयारी करने की नीड है। भाई देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग से तैयारी करने की नीड है। फर्स्ट चीज, आप अपने पेपर का बैठो और एनालिसिस करना स्टार्ट करो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डीप आपके वैसे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम बहुत ज्यादा निराश हैं, हम बहुत ज्यादा अपसेट हैं बिकॉज हमारा ये वाला अटेम्प्ट खराब हो गया। भाई दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन, कोई DSSS या फिर एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि साल में एक बार होता है। ये साल में आपका 2 बार एग्जामिनेशन होता है। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपके सिर्फ 4 से 5 आपके महीने यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अभी 4 से 5 महीने के अंदर आपको तैयारी करना है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं बचा आपके पास। तो अब आप इसको ये चीज सोचते हुए चलो, अपसेट होने के बजाय ये चीज सोचो कि 4 से 5 महीनों को कैसे आप यूटिलाइज करने वाले हो। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू प्लान इट आउट। पहले अभी बैठो, अब एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि आपकी दिक्कत कहाँ पे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हो सकता है कि आपका पेपर वन में इशू रहा हो, ठीक है। पेपर वन में देखो कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे, कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट थे, कौन सी यूनिट आपकी वीक है। ये वीकर सेक्शन आपको ना आइडेंटिफाई करना अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने इस बार का डीआई देखा, आपको पता लगा यार मेरा डीआई, मेरा मैथ्स वाला पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, मेरे को उस पर काम करने की ज्यादा नीड है। आपने पेपर टू दिया, पेपर टू में आपको ये चीज पता लग गई कि अब इनडायरेक्ट आपकी आरसीज आनी स्टार्ट हो गई है। तो इनडायरेक्ट आरसीज के अंदर आपका कंसेप्ट बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, क्या आपको सही एलिमिनेशन मेथड लगाना नहीं आया, या फिर आप कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया, अपने ना वीक
एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बहुत कम टाइम पीरियड बचा है, तो कोई नहीं जानता यार। देखो, क्या पता ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलते हैं तो अभी सैड मत हो, अपसेट मत हो, एकदम डीप हार्टेंड। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा अपना हार्टेंड हो रखे हैं कि भाई यार, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरे को छोड़ देना चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद ये लास्ट अटेम्प्ट आपके लिए हो। एक बार और इस बार अपना 100%, जहां आप अपना 100% दे रहे थे, इस बार अपना 101% अपना दे के आपको तैयारी करनी है। फर्स्टली बैठो और अपना वीकर एरियाज आप देखते हुए चलो कि यूनिट 1 में आपकी दिक्कत रही थी, या आपका पेपर 1 में आपका दिक्कत रहा था, या पेपर 2 में आपका दिक्कत रहा था। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस बार देखा होगा कि मोस्ट मेजर जो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास इस बार टेक्स्ट आया कि मैं हमारे पेपर 1 थोड़ा सा वीकर साइड पे था। तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि आपको पेपर 1 में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको डीआई वाले पोर्शन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। तो डीआई वाला पोर्शन हो गया, आपका मैथ्स वाला पोर्शन हो गया, इसमें यू हैव टू वर्क इट ऑन। और आपकी कौन सी यूनिट ऐसी थी, जैसे आपने इस बार देखा कि मूवीज से क्वेश्चन आया था, तो आपको थोड़ा सा ये चीजों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करने की नीड है। अब देखो कि पेपर 2 में आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कि आपकी वीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि जिनका जो यूनिट नंबर 1 है, आपको मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जो हमारे दादाजी वाली यूनिट है ना, वो आपकी 4 यूनिट है, 1 2 3 4। ये आपकी सबसे बड़ी बाहरी और सबसे बड़ी मेजर आपकी यूनिट आपकी होती है। तो आप ये चीज देखो कि ये यूनिट में से आपके सारे क्वेश्चन ठीक हुए नहीं हुए, कौन सी वाली यूनिट आपकी वीकर साइड पे थी। तो ये एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना एनालिसिस कर लोगे ना, उसके बाद अपनी तैयारी करना स्टार्ट करना। आई होप जब आपने तैयारी करी होगी तो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो अब आपको इस बारी नोट बनाना है। ठीक है। नोट मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप होता है। तो अपने नोट मेकिंग पे आपको ध्यान देना है कि भाई मेरे को कैसे अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हैं तो जस्ट रिवाइज इट, अच्छे से रिवीजन करते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो। ऐसे देखो कि ऐसे जब आप एनालिसिस करोगे ना, आपको ना इस बार के एक्स्ट्रा टॉपिक भी पता लग जाएंगे कि ऐसे कौन से वाले टॉपिक्स थे जो कि आपने छोड़ दिए थे पर इस बार आपको पूछे गए हैं। तो अब आप अपने नोट्स बनाते हुए चलो एंड उनके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखते हुए चलो एंड उनको आप याद करते हुए चलो। साथ साथ अगर आप चीजों को करते हुए चलोगे ना, तो लास्ट में आपके लिए कंपाइल अप नहीं होगा कि यार अब क्या करें। ठीक है। तो अपने नोट मेकिंग पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जितने भी अभी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं ऑलरेडी आपके लिए सेशंस लगे हुए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं कि उन बच्चों का आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था। तो आपका नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमने पढ़ा दिया इतना नहीं होता, या फिर आप बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ना पूरे पूरे दिन क्या होता है, अपना वीडियोज स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियोज देखते रहते हैं, कभी किसी एजुकेटर का, कभी किसी एजुकेटर का। आई ऑलवेज यूज टू से भाई स्टिक टू वन एजुकेटर, वो आपको खुद से तैयारी करा देगा। ठीक है। तो एक स्टिक हो जाओ एक एजुकेटर के साथ एंड अपने उनके साथ नोट्स आप जरूर से बनाते हुए चलो। नोट मेकिंग बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आखिरी में आप वो भरी भरी पीपीटीज आपकी, हमारी जैसे कि अगर मैं अपनी यूनिट की बात करूं, भाई मेरी यूनिट 1 की आप ये लगा लो कि 400 पेज की पीपीटी है। अब वो बच्चा, मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि 400 पेज की पीपीटी वो पेपर के एक दिन पहले पढ़ लेगा। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलो। तो आप अपने थोड़े से फ्लो चार्ट्स है, आप निमोनिक्स बना लो। ठीक है। जैसे मैं जब याद कराती हूँ, मैं अपनी टेबल्स की फॉर्मेट में फ्लो चार्ट में याद कराती हूँ, क्योंकि अगर वो वाला पॉइंट ही नहीं है ना कि भाई इतना तो एंड में बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। टू द पॉइंट आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा नीड होता है। तो अगर आप खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी क्लासेस में आपके लिए अवेलेबल रहती है, तो आप वहां से भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एक बार देखना स्टार्ट करो, पूरा सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, वो सीरीज आप देखना स्टार्ट करो, अपना कंसेप्ट बनाते हुए चलो। क्योंकि अब ये एग्जाम आपका कंसेप्ट क्लैरिटी वाला एग्जाम है। अगर आपका कंसेप्ट बना होगा तो ही आप एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाओगे। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपका एग्जाम नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको कंसेप्टुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। अपने नोट्स बनाते हुए आपको बहुत अच्छे से चलना है। जब आप ये सारा का सारा काम कर लोगे, आपको कम से कम अपना करना है लास्ट का आप 1 महीना अपना छोड़ देना, जहां पे आप जो आपका लास्ट का 1 महीना आपने क्या करना है, नोट्स बनाने और साथ साथ आपको अपने डेली टारगेट्स रखते हुए चलने। डेली टारगेट के हिसाब से आप चीजों को रिवाइज करते हुए चलोगे एंड आप टाइम मैनेजमेंट भी करते हुए चलोगे। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूज टू से कि आपका पेपर 1 सेवियर है, तो प्लस पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों को ही पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आप पेपर 1 को कर रहे हो, ऐसा ही नहीं सिर्फ आप पेपर 2 को कर रहे हो, आपको दोनों को ही टाइम देते हुए चलना है। अपना टाइम डिवाइड कर लो, अपना एक शेड्यूल बना लो। अभी से अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। ठीक है। अपना टाइम शेड्यूल ऐसा बना लो कि आपको दिन में अगर आपको पेपर 1 करना है, पेपर 1 कर सकते हो। रात में आपको पेपर 2 करना है, पेपर 2 करते हुए चल सकते हो।
तो आप ऐसे अपना ना टाइम शेड्यूल करते हुए चलो, टाइम मैनेज करते हुए चलो, डेली टारगेट आपको रखने हैं, छोटे-छोटे टारगेट रखते हुए चलो, ठीक है? माइक्रो टारगेट जिसे हम बोलते हैं। तो अपने छोटे-छोटे आपके टारगेट रखते हुए चलो, छोटे-छोटे स्टेप्स आप लेते हुए चलो। फॉर एग्जांपल जैसे डेली टारगेट है, आपने ये टारगेट बनाया कि आज मेरे को इसका ये वाला वीडियो खत्म करना है, इसका मेरे को ये वाला वीडियो खत्म करना है, साथ में अपने नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने डेली टारगेट्स के हिसाब से आप चीज़ों को करते हुए चलो। तो आपने ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही कर सकते हो। जब आप अपने डेली टारगेट ऐसे बनाओगे ना, तो ऐसे सेट करते हुए चलो कि मेरे को दिन में इतने घंटे ये करना है, रात में मेरे को इतने घंटे ये वाला अपना यूनिट खत्म करना है, ठीक है? अपना नोट मेकिंग के साथ ये काम करते हुए चलना, सिर्फ आपको देख के खत्म नहीं करना है या फिर फ्रॉम फ़ोन में आप लोग को भर-भर के स्क्रीनशॉट नहीं रख लेने हैं, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट बस कहीं न कहीं हमारे पड़े रह जाते हैं, चीज़ों को लिखने की कोशिश करो। लिखोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ सेट ऑन भी होगा। सो टाइम मैनेजमेंट है, डेली टारगेट अपने आप सेट करते हुए चलो और एक दिन आप अपना हफ्ते में ऐसा बना लो जहाँ पे आप पूरे हफ्ते का रिवाइज भी करोगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से देखते हुए चलो। एंड लास्ट का जब आपका 1 महीना बचेगा, तो लास्ट के 1 मंथ के अंदर आप अपना पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करते हुए चलना। पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करना, ठीक है? प्लस आपका मॉक टेस्ट लगाने। तो ये वाला स्टार्ट कर देना आप जब आपका अक्टूबर का या फिर लास्ट वाला आपका एंड हो या फिर आपका नवंबर वाला मंथ हो, ठीक है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप ये चीज़ें स्टार्ट कर देना कि आप पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे, आप उन्हें मॉक लगाते हुए चलोगे क्योंकि मॉक से आपको ना टाइम मैनेज करना आ जाता है, ठीक है? कि आप आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि हर बच्चे का अपना स्ट्रैटेजी अलग होता है, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना है, ठीक? तो आपको मॉक भी लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें कर रखी है, पेपर के एनालिसिस के हिसाब से जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके आए हैं, उनके नोट्स बनाते हुए चलो प्लस अपना उनका फिर रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है? जैसे-जैसे आप अपना रिवीजन करते रहोगे ना, तो आपके तो ऑलरेडी अभी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाओ, अगर ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो उनकी रिवीजन करना अभी से ही स्टार्ट कर दो। रिवीजन करो, एनालिसिस के एक्स्ट्रा टॉपिक निकाल कर उनको पढ़ लो, ठीक है? रिवीजन कर लोगे डेली टारगेट्स के हिसाब से और अभी से फिर अपने ना बहुत अच्छे से अपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ये देखना कि कहाँ पे आपकी कमी पेशी है, तो अभी वो वाला टाइम पीरियड है जो कि आपके टॉपिक्स वीकर एरिया में थे ना, आपको उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? तो अपने वीक एरिया को ना स्ट्रॉन्ग करना हमारा इस टाइम पे मेन मोटिव हमारा होना चाहिए। तो अपनी वीकर एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा डीआई वाला पोर्शन वीक है, तो आयुषी मैम के क्लासेस आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है। भाई भर भर के मैम ने क्लासेस लिए हो तो जाके एक बारी चेकआउट करो, ठीक है? अपने वीकर एरिया को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। डीआई का क्लासेस अपना देख लो। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर 2 आपका थोड़ा सा वीकर साइड पे है, तो आपको पेपर 2 पे मेहनत करना है, तो पेपर 2 की क्लास मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एक बारी चेकआउट करो जाकर। आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी और सबसे बेस्ट है कि अगर आप एनरोल कर जाते हैं ना कोर्सेज के अंदर, तो आपको वहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको फिर अगर आप मेरे साथ कोर्स में एनरोल्ड है ना, तो दिस इज द थिंग दैट आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है? और आई एम द पर्सन, क्योंकि यार देखो हम ऑलरेडी रिसर्च फील्ड से भी हम बिलोंग करते हैं। जैसे कल भी मैं अपना एक फोर्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा रही थी क्लास में, तो मैं एक रिसर्च पेपर ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो रिसर्च पेपर पढ़ते टाइम मेरे को एक ना फोर्टिफिकेशन से बहुत अच्छा आर्टिकल मिला। उसमें ना फोर्टिफिकेशन के अलग-अलग जैसे कि होता है कि भाई फोर्टिफिकेशन का सिंबल होता है, सिंबल का क्या मतलब होता है और किस-किस चीज़ में किस चीज़ की चीज़ की फोर्टिफिकेशन हो सकती है। तो उस रिसर्च पेपर से आई टूक दैट टॉपिक, मतलब मेरे को थोड़ा-सा अच्छा लगा। तो मेन चीज़ होती है आपका पर्सनैलिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाएगा, प्लस आपका सिर्फ ये चीज़ होती है जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर के, जब आपसे चीज़ पूछी जाएगी कि भाई बताओ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली इंटरव्यूज़ दिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वहाँ पे मेरे से ये चीज़ पूछी गई थी, बताओ विटामिन सी के क्या-क्या सोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? तो आपका ऐसी चीज़ें पूछे जाता है, तो आपका ना कॉन्सेप्ट बना होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जेआरएफ करके भी तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे ना लोग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वो बेस हो। अगर आपका बेस यहीं से ही बन जाएगा, तो इससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्या होगा? तो आपका जीआरएफ की चाबी तो ये आपको देता ही देता है, प्लस आपके इंटरव्यूज जो आपके आगे होने वाली चीजें हैं उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर देता है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बिल्कुल हाथ पकड़कर आपको आपकी सीढ़ी तक पहुंचा देना, ठीक है? तो आप हमारे साथ बिल्कुल से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आपका 2 डेज़ का वेबिनार है, आपका 30 एंड 31st जुलाई को 2 घंटे का आपका वेबिनार रहेगा। एक आपका रहेगा और 30 को, एक आपका रहेगा 31st को, ठीक है? अब ये वेबिनार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी अब क्वालीफाई हो चुका है, ठीक है? अब
क्वालिफाई हो चुका है, अब आपको आगे अपने प्रपोज़ल पे काम करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में नहीं पता होता। भाई हमें कौन-सा एरिया लेना चाहिए, किस एरिया में हम आगे काम कर सकते हैं, फ़ोकस कर सकते हैं। तो आप इस वेबिनार में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप क्योंकि प्रपोज़ल ही आपका मेन होता है, क्योंकि पीएचडी का काम ही आपका वही मेन प्रपोज़ल का ही है, ठीक है? जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आप अपना प्रपोज़ल ही दिखाने वाले हो कि भई मेरे को इस चीज़ पे काम करना है, एंड देन आपका जो इंटरेस्टिंग सुपरवाइज़र होगा वो आपको लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, ठीक है? और भाई आपके लिए 27 को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है जेआरएफ अड्डा की साइड से बिगेस्ट रिजल्ट सेलिब्रेशन। तो आप हमारे साथ बिल्कुल 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 से कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे आपका क्वालिफाई हुआ है, चाहे आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ है, तो आपको हमारे साथ कनेक्ट करना है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस और आपको यहाँ पे काउंसलिंग भी देखने के लिए मिलने वाला है कि कैसे आप सारी चीजों को अप्रोच आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए एड्रेस, जो आपका जीआरएफ अड्डा का मेन ऑफलाइन सेंटर है। वहाँ पे आपके लिए सारी के सारी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 27 को 10 AM आपका स्टार्ट हो जाएगा, सो आपको जरूर से जुड़ना है, ठीक है? तो ये आपके लिए रहने वाला है। नीचे अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी? तो दिस इज योर बिगेस्ट रिजल्ट सेलिब्रेशन, जहाँ पे आपको जरूर जरूर से जुड़ना है हमारे साथ। और देन हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहने वाले हैं, जहाँ पे आप हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।